Satellite is an object which is moving around the earth. Satellite is an object moving around the earth. There are two types of satellites, one made by nature and one made by man. Natural satellite around the earth is a moon. Moon is moving around earth. So what is moon? Moon is a satellite of earth. Okay. अर्थ के चारों तरफ जो घूमेगा उसको क्या बोलेंगे हम? सैटेलाइट। ऐसे हर प्लैनेट के अपने अपने सैटेलाइट होते हैं जो उस प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। अच्छा, ये सैटेलाइट नेचर ने बनाया हुआ है, ये इसके चारों तरफ घूमता है। और मैनमेड सैटेलाइट भी होते हैं, जैसे हमने इनसेट छोड़ा ऐसे दूसरे तीसरे सैटेलाइट हम छोड़ते हैं। वो आर्यभट्ट हमारा सबसे पुराना सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट भी अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं। अब देखिए, अर्थ के चारों तरफ घूमने वाले को सैटेलाइट कहते हैं, ट्रू। लेकिन ये चारों तरफ घूमता क्यों है? इसमें हम अलग अलग चीजों के डाउट कर सकते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण इसको अर्थ की तरफ गिर जाना चाहिए। दूसरा, इसके पास वेलोसिटी है और हमारा इनर्शिया का नियम कहता है कि वेलोसिटी होने से कोई भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए। सो दिस मस्ट मूव इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इट हैज वेलोसिटी। तो ये इधर क्यों नहीं चला जाता, क्यों मुड़ता है? अब ये दोनों के आंसर हम जानते हैं। It has energy, therefore it has kinetic energy, therefore it is moving. Correct. It should go straight, but there is a force of gravitation acting towards Earth. This force, because of this force, it changes its direction. जब ये ऐसा सीधा जा रहा था, अर्थ ने ऐसा नीचे खींच लिया तो ये ऐसा मुड़ गया। फिर अर्थ ने इसको नीचे खींचा तो ये फिर मुड़ गया। फिर अर्थ ने नीचे खींचा तो ये फिर मुड़ गया। और ये दोनों एक्शन एक साथ चलते रहते हैं। ये आगे भी बढ़ रहा है, मुड़ भी रहा है। तो आगे बढ़ना और मुड़ना ये दोनों मिला के क्या बना देते हैं? इसका मोशन सर्कुलर। और ये वाले फोर्स को जिसने इसको मोड़ा, मोड़ के सर्कुलर बनाया, हम इसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम सेंट्रीपिटल फोर्स में पढ़ चुके हैं। तो सैटेलाइट के पास क्या होना जरूरी है? आंसर है, सैटेलाइट के पास दो चीजें जरूरी हैं सैटेलाइट मोशन के लिए। वन, दिस बॉडी शुड हैव एनर्जी, दिस बॉडी शुड हैव काइनेटिक एनर्जी सो दैट इट हैज वेलोसिटी। अदर, देयर शुड बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स हियर इज प्रोवाइडेड बाय अर्थ। ठीक है? सो ये नोट कर लीजिए। व्हाट आर द टू रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर ए सैटेलाइट मोशन? आंसर, काइनेटिक एनर्जी एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है? ये सैटेलाइट। अब इसी एग्जांपल को हम लोग एक्सटेंड करके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी लगा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्यों घूमता है। तो हर सर्कुलर मोशन के लिए ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी कि उसके पास वेलोसिटी भी होनी चाहिए, एनर्जी भी, और उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स भी होना चाहिए। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ सैटेलाइट मोशन। अब थोड़ा सा और देखिए कि वेलोसिटी के कारण सैटेलाइट मोशन कैसे होता है। ये एक अच्छा एग्जांपल है, इसको आप समझ सकते हैं। ये अर्थ है सर्कुलर, यहां अर्थ से हमने एक सैटेलाइट छोड़ा। अगर एक सैटेलाइट को थ्रो किया, सैटेलाइट ऐसा गया और ऐसे गिर गया अर्थ पे। यही मोशन होता है, पैराबोला बना के ऐसे आ जाता है। ओके, अब हमने क्या किया? फिर से यहां से छोड़ा, लेकिन उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। अगर वेलोसिटी बढ़ा दी तो उसका रेंज बढ़ जाता है और ये यहां से जाएगा और यहां जाके गिरेगा। वेलोसिटी बढ़ा दी। फिर तीसरी बार इसकी वेलोसिटी हमने और बढ़ा दी तो ये यहां से गया और यहां से यहां जाके गिरा। चौथी बार और वेलोसिटी बढ़ा दी। अब क्या होगा?
ये यहां से ऐसा गया और अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण मुड़ा ऐसा, फिर थोड़ा सा मुड़ा, फिर और मुड़ा, फिर और मुड़ा, मुड़ते जा रहा है। किसके कारण? ग्रेविटेशन के कारण। ये ऐसा। अब ये अर्थ पे गिरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो कर्वेचर है वो अर्थ के कर्वेचर के बराबर हो गया है। ये इस तरह से अगर एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? सैटेलाइट बन जाएगा। समझ आया कुछ कुछ बात? तो वेलोसिटी के कारण सैटेलाइट मोशन होता है और ये सैटेलाइट एक ऑर्बिट में घूमने लगता है। ओके, अब अगर इसकी वेलोसिटी को हम और बढ़ाएंगे तो क्या होगा? दो चीजें, इस वेलोसिटी को और बढ़ाएंगे तो ये यहां से ऐसे गया और वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अर्थ इसको नहीं खींच पाई, तो ये ऐसा, इसका कर्वेचर और बढ़ गया, ये कम हो गया और ऐसे बाहर चला गया, अर्थ को छोड़ के बाहर चला जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है और वेलोसिटी के कारण ये कैसा चलता है? स्ट्रेट लाइन। इसलिए यहां पर जब ये ऐसे चलेगा, अगर इसकी वेलोसिटी को हम बढ़ा देंगे तो इसका अपना नेचर क्या है? स्ट्रेट जाना। मुड़ता किसके कारण से है? अर्थ के फोर्स के कारण। अगर हमने इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो ये ऐसा बाहर चला जाएगा और बाहर ऐसा जाके बाहर निकल जाएगा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। अगर वेलोसिटी हमने कम कर दी तो क्या होगा? अगर वेलोसिटी कम कर दी तो ये इतना नहीं मुड़ पाएगा, ये हाल होगा। यहां से अगर इसकी वेलोसिटी कम की तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स भारी पड़ेगा और ये ऐसे आके अर्थ पे गिर जाएगा। इस तरह से ये अर्थ पर आ गया। तो इसका ये मतलब है सिर्फ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी ही होती है, उसी वेलोसिटी पर सैटेलाइट घूम सकता है, अपनी मनमर्जी वेलोसिटी से नहीं चल सकता। जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट ऑर्बिट में घूमता है उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। So, what is an orbital velocity? The velocity required by a satellite so that it can make a circular motion around the planet. ये orbital velocity हम कैसे निकालते हैं? तो ये orbital velocity निकालने का फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं? If this satellite is making a circular motion, then force on this circular motion has a particular expression, and if its velocity is m, its mass is m and its velocity is v and this radius is r. Then how much force is required? What is the relation between this force and velocity? We know that this force is equal to mv square upon r. ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको चाहिए, नीचे खींचने वाला फोर्स चाहिए। ये फोर्स कौन दे रहा है? अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कितना होता है उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं न्यूटन लॉ से कि ये होता है GMM upon r square. So this is the force by the earth which is acting as gravitational pull, which is acting as centripetal force. लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये रहा। अब अगर एक सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है कि न तो वो बाहर जाता है और न अर्थ की तरफ गिरता है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी दोनों आपस में बैलेंस्ड हो गई, दोनों आपस में बराबर हो गई है। तब वो घूमता रहेगा, न तो बाहर जाएगा और न अंदर गिरेगा। सो वी गेट ए इक्वेशन दैट mv square upon r is equal to gmm upon r square. Okay, this is gravitational force which acts as centripetal force. इससे अब हम थोड़े से कैंसलेशन करते हैं। This m is cancelled, this r is cancelled. इस वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में घूम रहा है, इसलिए इस वेलोसिटी में हम ये लगा देते हैं ऑर्बिटल, O for orbital. So orbital velocity is equal to square root of gm upon r.
g mass of earth upon r. This is orbital velocity. What is r? The distance of satellite from center of the earth. This is r. Okay? Orbital velocity. ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक और एक्सप्रेशन बना सकते हैं. हम लोगों ने पहले पढ़ा है g is equal to gm upon r square. What is this gm equal to? gm is equal to g into r square. तो जहां पर हम g into mass of earth आएगा, g into mass of earth, उसके बदले में क्या लिख सकते हैं? g into r square. r क्या चीज है? ये पूरा डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, इस डिस्टेंस में दो डिस्टेंस ऐड किए गए. वन इज दिस r एंड वन इज दिस h. सो दिस r प्लस h इज इक्वल टू r. ये r हमने यहां पर यूज किया है. ओके, ये g में कौन सा r आता है? ओनली रेडियस ऑफ अर्थ, बिकॉज दिस इज वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, तो यहां पर अब हमने ये बनाया दिस इज इक्वल टू GME के बदले में क्या रखना है? GR स्क्वायर. सो दिस इज रूट GR स्क्वायर अपॉन ये R क्या है? R प्लस H. ओके, सो दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर. रूट ऑफ R स्क्वायर क्या होगा? R. Then this will be G upon r plus h. This is orbital velocity. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के आप दो फॉर्मूले लिखेंगे, याद रखेंगे. ये फॉर्मूला कहां यूज करना है? मास ऑफ द अर्थ. इसमें मास ऑफ द अर्थ नहीं है, इसमें कौन है? स्मॉल g. इसमें कैपिटल G है और m है, इसमें स्मॉल g. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी के याद रखने चाहिए. ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं. इफ वी हैव ए सैटेलाइट. ओके, पहले इफेक्ट देखिए. यहां पर एक सैटेलाइट घूम रहा है, एक सैटेलाइट इसके और ऊपर यहां पे घूम रहा है. ये 1 और ये 2. बताइए सैटेलाइट 1 की स्पीड ज्यादा है या सैटेलाइट 2 की स्पीड ज्यादा है? और आप किससे निकालेंगे? दोनों में किस चीज का अंतर है? आंसर है दोनों में r का अंतर है. r, इसका r छोटा और इसका r बड़ा. ये r से कंपेयर कर लीजिए. r नीचे है और ये ऊपर है, ये डिनोमिनेटर में है r. अगर r इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, अगर r डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज. ओके, यहां पर 1 से 2 तक गए तो रेडियस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. ये रेडियस इसका है r1 और इसका रेडियस है यहां से r2. अब आप देखिए r2 बड़ा है. अगर r2 बड़ा है, r बड़ा हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो इसकी वेलोसिटी कम होती है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है. तो जितना सैटेलाइट जितना नजदीक आता जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, सैटेलाइट जितना अर्थ के पास होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी. ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए. क्लोजर द सैटेलाइट हायर इज द वेलोसिटी. क्लोजर सैटेलाइट हैव higher velocity. Closer satellites have higher velocity. Okay. Now if there is a satellite, अगर हमको उसका वेलोसिटी कम करनी है तो उसको हमको कहां छोड़ना चाहिए? ऊपर. और वेलोसिटी तेज करनी है तो नीचे. तभी वो सर्कुलर मोशन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ओके, नाउ लेट्स फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन सैटेलाइट व्हिच इज मूविंग वेरी क्लोज टू द अर्थ. व्हेन वी से क्लोज टू द अर्थ तो उसका मतलब होता है अर्थ से 10 किलोमीटर ऊपर.
20 किलोमीटर ऊपर, 100 किलोमीटर ऊपर। क्यों? क्योंकि रेडियस अर्थ का कितना होता है? 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर। सो h up to 50 up to 100 is very close to this is very close to the surface of earth. ये जब 6400 किलोमीटर है तो ये वाला डिस्टेंस that is supposed to be close to the earth. So if a satellite is moving close to the earth, what should be its velocity? तो उसकी वेलोसिटी h को यहां पर 0 कर दीजिए। ठीक है, वेरी क्लोज के लिए हमने h को क्या मान लिया? 0। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये r को अंदर ले जाइए, ये क्या बन जाएगा? r स्क्वायर। ये r स्क्वायर और नीचे क्या है? r। सो दिस विल बी g इंटू r। ये एक्सप्रेशन आ गया। व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन अबाउट? किसका एक्सप्रेशन है ये? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट व्हिच इज क्लोज टू द अर्थ। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ। ठीक है, अगर ये उसकी वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी को तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। करके देखिए कितनी आती है। कैसे करेंगे? g की वैल्यू रखेंगे 9.8 और r की वैल्यू कितनी रखेंगे? 6400 इंटू 000, 3 0 और कर दीजिए, बिकॉज 6400 इज किलोमीटर। ठीक है, सो ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर सैटेलाइट विच इज क्लोज टू अर्थ, वो आप इससे निकाल सकते हैं और निकाल कर देखिए और मुझे बताइए कितनी आती है। इसमें हमने करना है 9.8 इंटू 6400,000। तो ऐसा करते हैं, अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। लेट अस टेक इट अप्रोक्सीमेटली 10। इस 10 का एक 0 यहां और लगा दीजिए, 0। तो 1 2 3 4 5 6 0। 6 0 का रूट करेंगे तो कितने 0 आ जाएंगे? 3। 64 का रूट निकालिए, 8। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी आ गई? 8000 मीटर पर सेकंड। हमने मीटर बना लिया था इसको। ओके, 8000 मीटर पर सेकंड। ये किलोमीटर में कितनी हुई? 8000 मीटर के कितने किलोमीटर होते हैं? 8 किलोमीटर। सो दिस इज 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर पर सेकंड इज द velocity of a satellite which is moving close to the earth। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं कि जब ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो इसको टाइम कितना लगता है? दैट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। तो नेक्स्ट नोट करिए, टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए हम अपना फंडामेंटल फॉर्मूला लगाते हैं कि टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ओके, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और इसके लिए जब ये एक राउंड पूरा लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? आंसर है ये कवर करेगा 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस, ये देखिए यहां से ये जाता है, इस सैटेलाइट का डिस्टेंस कितना है? r। अगर ये r डिस्टेंस से ऐसा घूमेगा तो ये सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई r, दैट इज द डिस्टेंस। और किस वेलोसिटी से जा रहा है? तो आंसर है ऑर्बिटल वेलोसिटी से जा रहा है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी होती है और ये हमने लिख दिया अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। दिस इज रूट जी एम अपॉन आर। अब इसको स्ट्रेटन कर दीजिए। दिस इज टाइम पीरियड।
ओके, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया। अब हमने इसको क्या किया, टी इधर स्क्वायर कर देते हैं तो आपको मैथमेटिकली आसान होगा। टाइम पीरियड को हमने माना टी। ओके, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर, रूट हट गया। अब ये आर को ऊपर भेज दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी इंटू एम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वर्सटाइल फॉर्मूला जो आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। टाइम ऑफ ए सैटेलाइट ये फॉर्मूला है, ठीक है। और इस फॉर्मूले में आप देखिए 4 इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, जी इज ए कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ इज ए कांस्टेंट। तो टाइम सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे, दैट इज ऑर्बिटल रेडियस पे। ओके, तो इसी फॉर्मूला को अगर हम इस आर को कैपिटल आर प्लस एच लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय जी इंटू एन। ये आ गया। अगर आप टी लिखना चाहते हैं तो इसको रूट कर देंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसमें से h की वैल्यू आपको आइसोलेट करनी है तो आप और मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं ताकि h इज इक्वल टू हाउ मच इज द टाइम, वैसा निकल जाएगा। सो दैट इज ऑल मैथमेटिकल जगलरी। ये बेसिक रिलेशन है, इसके आप इसको याद रखेंगे। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू आर क्यूब, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू आर क्यूब। या इसी को हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू आर प्लस एच क्यूब। अब बताइए हाइट और टाइम, हाइट और टाइम पीरियड का आपस में क्या रिलेशन हुआ। हाइट बढ़ने से टाइम पीरियड का क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, ठीक है। लिख रहा है दोनों ऊपर है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। हाइट बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा और हाइट कम होने से टाइम पीरियड कम होता जाएगा। नजदीक आते हैं, मान लो हम अर्थ के बहुत नजदीक आ गए एंड हाइट इज ऑलमोस्ट 0 कंपेयर टू रेडियस, तो लिखिए फॉर ए सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, फॉर ए सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ h इज इक्वल टू h approximately equal to 0, then how much is the time period? तब आप टाइम पीरियड किससे निकालेंगे, टाइम पीरियड में हमने जी का फॉर्मूला नहीं बनाया है। ओके, बना देते हैं। देखिए हमारा टाइम का फॉर्मूला यहां से लेते हैं, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी एम ई। जी एम ई किसके बराबर होता है, जी आर स्क्वायर। सो दिस विल बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच क्यूब अपॉन जी इंटू आर स्क्वायर। जी इंटू आर स्क्वायर किसके बराबर है, जी इंटू एम ई। ये हम लोग बहुत बार कर चुके, ये आ गया। नाउ क्लोज टू अर्थ, अगर हमने इसको किया क्लोज टू अर्थ तो क्लोज टू अर्थ में h को 0 कर दीजिए। अगर h को 0 कर दे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, एक ऑर्बिट में घूमने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, और इसका सिंबल हमने बनाया कैपिटल T। टाइम पीरियड निकालने के लिए हम सबको मालूम है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अगर एक सैटेलाइट ऐसा राउंड लगाता है और इसका रेडियस r है तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आंसर है 2 पाई r। और किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, तो आंसर है इसकी वेलोसिटी है v ऑर्बिटल। v ऑर्बिटल इसकी वेलोसिटी है और डिस्टेंस कितना है 2 पाई r। इसलिए इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू 2 pi r upon orbital velocity. 2 pi r upon orbital velocity. This is the time. Okay. Then
यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, ऑर्बिटल की वैल्यू r के टर्म्स में। ऑर्बिटल की वैल्यू अगर r के टर्म्स में रखते हैं देन gm/r, ये वैल्यू भी रख सकते हैं। सो दिस विल बी 2 pi r अपॉन v ऑर्बिटल के लिए हमने रखा √gm/r। सो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसके लिए एक शॉर्टकट लगाइए, इस t का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन, इसका रूट हट जाएगा एंड दिस विल बी gm/r। इस r को अब ऊपर भेज देंगे, सो दैट विल मेक इट r³। So what do we get here? T square is equal to 4 pi square r³ upon g into m। ये हमारा टाइम का फॉर्मूला आया। अगर आप टाइम बोलेंगे तो इसको रूट करना होगा, टाइम स्क्वायर का ये फॉर्मूला। सो दिस विल नोट डाउन, t square is equal to 4 pi square r³ अपॉन gm। अब इससे एक चीज देखिए, 4 इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, g इज ए कांस्टेंट एंड मास ऑफ द अर्थ इज ए कांस्टेंट। अगर ये सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं तो हमको क्या मिला? t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू r³। t square is proportionate to r³. So the square of time is proportionate to cube of the radius of orbiting. Square of time period of rotation is directly proportionate to cube of radius of rotation। ये वाला एक रूल जो हमने निकाला, ये रूल सबसे पहले केपलर ने बनाया था और दिस इज नोन एज केपलर्स थर्ड लॉ। यही रूल क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ। ये केपलर्स थर्ड लॉ का प्रूफ है। तो अगर हमको ये आता है प्रूफ केपलर्स थर्ड लॉ, तो हम क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे t से और यहां तक लेके आएंगे। सो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनेट टू r³। तो जब हम केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ेंगे तब हमसे पूछा जाएगा प्रूफ केपलर्स थर्ड लॉ। तो ये आपको बताना है और यहां से आप स्टार्ट करेंगे, उसको पूरे को लेने की जरूरत नहीं है। So t is equal to this, यहां से 3 स्टेप में ये आ जाएगा एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ इट। ओके, ये जो हमारा फॉर्मूला आया, ये r कौन सा r है? हम लोग को मालूम है ये r हमने किसके बराबर बनाया हुआ है? r प्लस h के बराबर। ये g और m ये किसके बराबर होते हैं? g r स्क्वायर। कौन सा? कैपिटल स्मॉल g। अगर वैसे में हम इसका कन्वर्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? This is t square is equal to 4 pi square, this is r plus h cube divided by, इसको हम क्या लिख सकते हैं? gr square। इस तरह से। तो ये हमारा टाइम का फॉर्मूला किसके टर्म्स में आ गया? स्मॉल g के टर्म्स में। इसमें कैपिटल G भी नहीं है और मास ऑफ अर्थ भी नहीं है। ये दोनों फॉर्मूले हमारे बहुत काम में आते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स नॉर्मली इस फॉर्मूले को यूज करते हैं क्योंकि अलग अलग प्लैनेट के लिए उनको टाइम और उस प्लैनेट का रेडियस अराउंड द सन
इससे रिलेशन मिलता है। अभी आप लोग भी एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ओके, अब ये दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लेते हैं। टी स्क्वायर इज दिस, ये फॉर्मूला भी अपना फॉर्मूला मैच में लगा लीजिए। 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच क्यू अपॉन जी आर स्क्वायर। नाउ इफ देयर इज अ सैटेलाइट विच इज वेरी क्लोज टू अर्थ वंस अगेन, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? कैलकुलेट करिए। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ। तो h की वैल्यू हम क्या रख लेंगे? 0। अगर h की वैल्यू 0 किया तो ये कितना हो जाएगा? r क्यूब, और ये r से कैंसिल हो जाएगा। t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा? r डिवाइडेड बाय g। अब इसमें r की वैल्यू आपको मालूम है, g की वैल्यू आपको मालूम है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है, इसलिए आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कैलकुलेट करिए और टाइम निकालिए। ये टाइम जो आप निकालेंगे एसआई सिस्टम में किसमें आएगा? सेकंड। उस सेकंड को मिनट बनाइए और फिर उस मिनट में ही आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आवर्स में बनाइए। पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है, 9 पॉइंट समथिंग। उस 10 को हम इस 10 से कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस 10 इज कैंसल विद दिस। अब इसका हमको रूट निकालना है। ओके, अगर इसका रूट निकालना है देन 4 ये हो गया 640 इंटू 4 2560 और 0003। अब इसका आपको रूट निकालना है। कितना आया? 5024 सेकेंड। ओके, अगर ये आपने सेकेंड में निकाला तो इसको मिनट बनाइए, इससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा? मिनट्स। ओके, इस तरह से मिनट्स में हमने इसमें कन्वर्ट किया एंड दिस विल कम्स टू बी नियरली 85 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 85 मिनट्स। ओके, हमको अप्रोक्सीमेट आंसर ही चाहिए, तो 85 मिनट्स हमको क्या देता है? टाइम पीरियड किसका? मेकिंग वन रोटेशन। एक सैटेलाइट जो अर्थ के ऊपर हमने छोड़ा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर ऊपर, वो भले हमको दिखता नहीं है, बट दैट इज वेरी क्लोज टू अर्थ कंपेयर टू रेडियस। वो जब अर्थ के चारों तरफ घूमता है तो एक चक्कर लगाने में उसको कितना टाइम लगता है? 85 मिनट्स। 1.5 घंटे में वो पूरी अर्थ का चक्कर लगा के आ जाता है। इट इज सो फास्ट। और कितना फास्ट होता है वो वेलोसिटी आपने निकाली हुई है, the velocity near the earth. So this is time period near the earth. Okay? तो ये हमने टाइम पीरियड के अलग अलग फॉर्मूलाज बना लिए। ये आपका फॉर्मूला बैंक बन गया। एस्केप स्पीड क्या होता है? एस्केप स्पीड एक बॉडी को हम अर्थ के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। अगर उसकी वेलोसिटी हमने बहुत बढ़ा दी तो ये और दूर गिरेगा और फाइनली ये क्या बन जाएगा? सैटेलाइट बर्ड। अगर इससे और ज्यादा हमने वेलोसिटी बढ़ा दी तो एक वेलोसिटी ऐसी होगी कि ये यहाँ से जाएगा और ऐसे स्पेस में चला जाएगा, कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो वेलोसिटी जिसके कारण वो कभी वापस नहीं आएगा, वो वेलोसिटी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ से वो एस्केप हो जाता। फिर से सुनिए, ये अर्थ है, अर्थ से हमने एक बॉल को ऊपर फेंका,
हमने इसको एनर्जी दी कितनी, हाफ mv²। ऐसे हाथ को वेलोसिटी देके हमने बॉल को ऊपर फेंका, इस वेलोसिटी से बॉल ऊपर गई, वो उसकी एनर्जी बन गई। ये एनर्जी हमने इसको दी 100 जूल। ये ऊपर चलती गई, ऊपर चलती गई, अर्थ इसको नीचे खींचती है, इट हैज टू डू द वर्क, और ये वर्क करते करते यहाँ पहुंच के इसकी पूरी एनर्जी खत्म हो गई 100 जूल। तो ये यहाँ जाके खड़ी हो। उसके बाद अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है, यहाँ पर भी वो फील्ड काम करता है। उस फील्ड के कारण अर्थ इस पर फोर्स लगाती है, और उस फोर्स के कारण ये नीचे आ जाएगी, फिर से वापस आ जाएगी, तो ये एस्केप नहीं कर पाएगा। अब हमने क्या किया, इसको और ज्यादा वेलोसिटी दी और ज्यादा एनर्जी दी, 500 जूल। 500 जूल इसको दिया, खूब स्पीड से निकला, ये यहाँ ऊपर तक चला गया, यहाँ जाके 500 जूल खत्म हो गई। लेकिन यहाँ से अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ भी थोड़ा सा काम करता है। हम जानते हैं जितना दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाती है, जी की वैल्यू कम होती जाती है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ पर भी थोड़ी सी वैल्यू है। तो जैसे ही ये रुकता है वो फील्ड फिर से इस पे फोर्स लगाता है, और उस एक्सेलरेशन के कारण ये फिर से नीचे गिर जाता है। अब तीसरी बार हमने इसको और ज्यादा एनर्जी दी, 1000 जूल एनर्जी दी। 1000 जूल दी तो ये ऐसा और ऊपर गया, इतना ऊपर चला गया कि यहाँ जी की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो गई, 0, ऑलमोस्ट 0 हो गई। ये डिस्टेंस हमने कितना माना, इन्फिनिटी। यहां पर अगर वो चला गया, वहां तक पहुंच गया, फिर जाकर वो रुका, लेकिन वहां जी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0, और उस पर लगने वाला F फोर्स mg कितना हो जाएगा, 0। तो ये इसको वापस नहीं खींच पाएगा। अब अगर ये वापस नहीं खींच पाया तो ये नीचे नहीं आएगा। तो हमने यहां पर जिस वेलोसिटी से इसको काइनेटिक एनर्जी दी थी, वो वाली वेलोसिटी कहलाती है एस्केप वेलोसिटी। फिर से इस बात को देखिए, हमने वेलोसिटी दी 1000 वेलोसिटी से ये ऊपर गया, रुका, वापस नहीं आया, तो हमने थोड़ा सा कम कर दिया, 900 से ऊपर गया, वापस आ गया, 990 ऊपर गया, वापस आ गया, 999 तक भी बहुत देर बाद वापस आ गया, 1000 दिया, वापस नहीं आया, 1020 दिया तो भी वापस नहीं आया, 1100 में नहीं आया, 1200 में नहीं आया। तो 1100 और 1200 इन दोनों को हम एस्केप स्पीड नहीं कहते। हम एस्केप स्पीड किसको कहते हैं, 1000 को, वो मिनिमम वेलोसिटी जिस पर वो बाहर जाता है, ठीक है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखिए, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, it is the minimum velocity given to a projectile against gravitational force so that the object does not return, और अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे कि ये वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इस वेलोसिटी का किस किस क्वांटिटी के साथ रिलेशन। तो इसके लिए हमने एक तरीका बनाया। कल आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है कि अगर इंफिनिटी से हम एक ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो उस पर हमको कितना वर्क करना पड़ता है। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला उसका, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज gmm/r। तो अगर हम अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से लेकर आते हैं तो कितनी एनर्जी लगती है। इंफिनिटी से यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट m मास का है, उसको यहाँ पर लेकर आते हैं सरफेस तक, सेंटर से कितना डिस्टेंस है r। तो अर्थ का मास कहाँ रखा है, यहाँ पर। ये वाला मास
यहाँ पर आ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r। अगर ये इनका डिस्टेंस है देन व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू, दैट इज Gmm अपॉन r। सामने साइन कौन सा है, नेगेटिव। ओके, तो यहां से ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसको नोट कर लीजिए, दिस इज डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। इसलिए क्योंकि ये एज इट इज ही क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरिवेशन ऑफ एस्केप वेलोसिटी। When a body is brought from infinity to surface of earth, infinity to surface of earth, then work done, that is potential energy, is minus Gmm अपॉन r स्क्वायर। ये है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Gmm अपॉन r स्क्वायर। If it is to be sent back, if it is to be sent back to infinity, then it must be given energy। और हम कौन सी एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। it must be given energy of same quantity। अगर हमने इसको माइनस Gmm अपॉन r स्क्वायर को प्लस Gmm अपॉन r स्क्वायर एनर्जी दी, तो इन दोनों एनर्जी का टोटल कितना हो जाएगा, 0। इन दोनों एनर्जी का सम 0, और 0 एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की कहाँ होती है, इन्फिनिटी। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी। इसलिए इसको कितनी एनर्जी देनी जरूरी है, ऑफ द सेम क्वांटिटी, दैट इज Gmm अपॉन O। एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन करिए, दिस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिया था Gmm अपॉन r, नॉट r स्क्वायर। r स्क्वायर किसका फॉर्मूला था, फोर्स का, Gmm अपॉन r स्क्वायर। दिस इज फॉर एनर्जी Gmm अपॉन r। ओके, सो वी हैव टू गिव द सेम क्वांटिटी, दैट इज प्लस Gmm अपॉन r। इतनी एनर्जी हमको इसको देनी पड़ेगी। अगर हम इसको इतनी एनर्जी देना चाहते हैं तो किस फॉर्म में देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो अगर हम इसको हाफ mv स्क्वायर के फॉर्म में एनर्जी दें, इतनी एनर्जी दें, तो हमको रिलेशन क्या मिलेगा, उसको हमको कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, सो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी गिवन टू बॉडी half mv square, this will be equal to Gmm upon r, Gmm upon r। अगर ये इतनी ही एनर्जी देंगे तो वो बॉडी की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और वो कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। ये बात समझ में कुछ आ रही है आप लोगों को। ऊपर से नीचे लाते हैं तो कितना वर्क होता है, माइनस Gmm अपॉन r। और ये किस फोर्स के कारण है, ग्रेविटेशन के अट्रैक्शन फोर्स के कारण। अब हमने क्या किया, अपने हाथ पे उसको रखा और ऐसा ऊपर ले गए, हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी किधर कर रहे हैं, इसी तरफ। तो वर्क डन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव।
ऐसा करते 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 हमने कितना काम कर दिया, प्लस GMM/R। इसी क्वांटिटी में काम किया तो ये ऑब्जेक्ट वापस कहां पहुंच गया, जहां से आया था, दैट इज इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे जब जाता है तो वहां G की वैल्यू 0 हो जाएगी और वो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब है वो अर्थ से एस्केप कर चुका। तो इसलिए हमने ये इक्वेशन बनाया। तो जिस वेलोसिटी से हम इसको नीचे से फेंकेंगे उस वेलोसिटी का नाम हम क्या रख देंगे, एस्केप वेलोसिटी। इसलिए हमने यहाँ पर एक E लगा दिया। दिस E इज फॉर एस्केप वेलोसिटी। रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल आर कैपिटल आर, हमारा मतलब क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इससे अब हम V एस्केप की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ये कैंसल एंड दिस इज V एस्केप इज इक्वल टू √2GM/R। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया। ये हमने प्रूफ किया और इसको हमने अपना फॉर्मूला बैंक में लिख लिया। एस्केप वेलोसिटी V एस्केप इज इक्वल टू √2GM/R। अच्छा, अब इसको क्या हम इसको स्मॉल g में कन्वर्ट कर सकते हैं? आंसर इज यस। GM किसके बराबर होता है, GR स्क्वायर में एक R कैंसिल हो जाएगा। सो V एस्केप इज इक्वल टू √2GR। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। अगर ये इसकी वैल्यू आ गई तो आप इसको निकाल सकते हैं। पहले एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस एंड मास ऑफ द अर्थ, व्हाट इज दिस रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज एस्केप वेलोसिटी। किसकी सरफेस से एस्केप करना है, अर्थ की सरफेस। मान लीजिए हमको मार्स की सरफेस से एस्केप करना है तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एस्केप फ्रॉम मार्स। मास किसका लेना पड़ेगा, मार्स का, रेडियस भी मार्स। अगर मून से एस्केप करना है तो मास भी मून का और रेडियस भी मून का। इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी बदलती है। किसके कारण से बदलती है, बॉडी को बदलने से। अर्थ के लिए अलग, मार्स के लिए अलग, मून के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग। इस बात को नोट कर लीजिए। द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन मास and radius of the planet, mass and radius of the planet. Therefore it will change from planet to planet. It will change from planet to planet. ठीक है, इसलिए जब भी हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे या लिखेंगे तो साथ में प्लैनेट जरूर लिखते हैं। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, एस्केप वेलोसिटी फॉर मार्स, एस्केप वेलोसिटी ऑन मून, ये जरूरी रहता है क्योंकि सबकी वैल्यू अलग अलग रहती है। अब हमसे बोला गया फाइंड आउट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। तो अगर हमने यहां पर G की वैल्यू रखी, R की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर रूट किया तो कितनी वैल्यू आ रही है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। मून का कितना है, मून का अगर यहाँ पर हम मून का वेट रखेंगे और उसका रेडियस रखेंगे तो उसकी वेलोसिटी भी आ जाएगी एंड दैट इज वेरी लेस, अप्रॉक्सीमेटली 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। दिस आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मुझे देखना पड़ेगा बुक से क्या है, व्हाटएवर इट इज, बट इट इज डिफरेंट। तो इस तरह से जिसका आपको ये एम दिया जाएगा उसकी एस्केप वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। तो ये होता है एस्केप स्पीड।
एस्केप स्पीड से हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन, या एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ है कि अर्थ से टूटकर मून बना है। अर्थ से टूट के मून बना है। अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है जिसमें गैसेस होती हैं, पर मून के चारों तरफ एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका रीजन क्या है? तो दिस इज करेक्ट। क्या है? थर्मल एनर्जी के कारण गैस के पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है और फिजिक्स में आगे हीट के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी कहते हैं। वो थर्मल वेलोसिटी गैस पार्टिकल की टेम्परेचर से चेंज होती है, बट दैट इज से 2.8 और समथिंग इतनी वेलोसिटी होती है। वो अगर हम ये मान लें कि वो वेलोसिटी 3 है, अगर वो वेलोसिटी 3 है तो यहां से गैस का एक पार्टिकल, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का एक पार्टिकल ऐसे भागता है 3 वेलोसिटी से। अब ये 3 वेलोसिटी 11.2 से कम है, तो ये क्या अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के बाहर जा पाएगा? नहीं जाएगा, घूम के वापस आ जाएगा। ठीक है। अब मून में चूंकि m की वैल्यू कम है, r की वैल्यू अलग है, दोनों को हम कैलकुलेट करके देखते हैं, वो आता है 2.4। अब ये पार्टिकल जो 3 वेलोसिटी लेके जाता है मून पर जाएगा तो क्या करेगा? वापस नहीं आएगा, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज मोर देन एस्केप वेलोसिटी। इसलिए वहां के जितने पार्टिकल्स थे गैस के, सब एस्केप कर गए और अब वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं। तो किसी भी प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर होगा या नहीं होगा, इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर है? एस्केप वेलोसिटी से। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि थर्मल वेलोसिटी से उड़ने वाले पार्टिकल इससे कम वेलोसिटी के हो, ताकि वो वापस आ जाए। अगर इससे ज्यादा वेलोसिटी के होंगे तो उड़ जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ एस्केप वेलोसिटी। हम जो यहाँ से रॉकेट छोड़ते हैं अर्थ से, उसके लिए ये कैलकुलेशन करते हैं। उस रॉकेट की सरफेस पे वेलोसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो वो पहले जब वेलोसिटी बिल्डअप करता है फ्यूल जलाते हुए, तो अपनी वेलोसिटी अगर इससे ज्यादा बढ़ा लेगा, तब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री से होता है, पर जब हम रॉकेट को छोड़ते हैं तो 45 डिग्री नहीं होता है। हम क्या चाहते हैं कि यहां से रॉकेट निकले और ऐसा चला जाए। लेकिन इसमें एक खास चीज होती है, जब रॉकेट छोड़ते हैं तो आप देखते हैं कि रॉकेट सीधा ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता। जब आप टीवी में, पिक्चर में देखते हैं तो आपको टेढ़ा जाता हुआ दिखता है। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? तो आंसर है, वो टेढ़ा नहीं जा रहा है, सीधा जा रहा है। देखिए हमको क्यों टेढ़ा जाते हुए दिखता है। यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से हमने रॉकेट छोड़ा ऊपर, तो रॉकेट को यहाँ पर अर्थ ऐसे घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं। जो अर्थ की वेलोसिटी है वो हमारी वेलोसिटी भी है। ओके, ये दोनों की ऐसे वेलोसिटी है। जितनी इसकी वेलोसिटी है, हम क्या करते हैं, रॉकेट को ऐसे पीछे की तरफ थोड़ा सा वेलोसिटी के अगेंस्ट वेस्ट में छोड़ेंगे। उससे क्या होगा कि अर्थ ऑलरेडी वेस्ट टू ईस्ट ऐसे घूम रही है, तो अर्थ पर जो रॉकेट है वो ऑलरेडी ऐसे जा रहा है। और हम रॉकेट को अगर ऐसा छोड़ेंगे तो वो किधर जाएगा? रिजल्टेंट की तरफ ऐसा जाएगा। हम क्या करते हैं कि अर्थ से, यहां से रॉकेट को छोड़ते हैं इस डायरेक्शन में। ये इसकी एग्जिस्टिंग वेलोसिटी है जो अर्थ के घूमने के कारण इसके पास है, और हमने उसको किधर छोड़ा? इस तरफ। अब यहां पर हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और ये ऐसा चला गया। ये क्या है? रिजल्ट। और हम कैसा चाहते, उसको कैसा जाना चाहिए? सीधा। और अब ये कैसा चला गया? अर्थ से सीधा। तो अगर हम रॉकेट को सीधा भेजना चाहते हैं तो हमको प्रोजेक्ट किधर करना पड़ेगा? इस तरह। इधर प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कैसा जाएगा?
स्ट्रेट जाएगा क्योंकि उसके पास ये वेलोसिटी। अब देखिए हमने उसको इधर प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट करने के बाद हम खुद इधर आगे जा रहे हैं। रॉकेट किधर जा रहा है? रॉकेट रिजल्टेंट की तरफ इधर जा रहा है। 1 सेकंड के बाद हम यहां पर हैं और रॉकेट यहां पर है। रॉकेट हमको किधर दिखता है? पीछे की तरफ। फिर और एक सेकंड के बाद अर्थ के रोटेशन के कारण हम यहां पहुंच गए, रॉकेट यहां पहुंच गया। अब हमको रॉकेट इतने एंगल पर हमारे पीछे दिखता है। यहां पर जब हमने स्टार्ट किया था तो रॉकेट हमारे ऊपर था। 1 सेकंड बाद हम यहां गए, रॉकेट इधर। अगर आप उधर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? रॉकेट किस तरफ चला गया है? लेफ्ट साइड में। यहां से आप देखेंगे फिर किधर गया? और लेफ्ट साइड में। आप यहां पहुंच गए, रॉकेट यहां पहुंच गया और लेफ्ट साइड में। तो यहां से अगर आप रॉकेट को देखते हैं तो आपको कैसा लगेगा? रॉकेट किधर जा रहा है? ऐसे लेफ्ट साइड में मुड़ता चला जा रहा है, और एक्चुअली वो कैसे जा रहा है? स्ट्रेट। इसलिए हमको रॉकेट ऐसे दिखते हैं कि ऐसे चले जा रहे हैं। तो हमको ये लगता है कि अगर स्पेस में जाना है तो ऐसा सीधा क्यों नहीं जाता है? एक्चुअली वो कैसा जा रहा है? सीधा ही जा रहा है अगर वो रॉकेट है। पर अगर वो सैटेलाइट है तो उसको ऐसा सीधा थ्रो नहीं करते। सैटेलाइट को हम लोग प्रोजेक्टाइल बनाकर ही करते हैं और उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, इतनी स्पीड बढ़ा देते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल वापस गिरे ही नहीं और घूमता रह जाए। ये सैटेलाइट बनाने का तरीका है, ठीक है। सो दिस इज एस्केप वेलोसिटी एंड क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस्केप वेलोसिटी। ओके, अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन इसके बना सकते हैं। न्यूमेरिकल लिखिए। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 7 hours 39 minutes। तो आपको किस में बनाना पड़ेगा? ये सेकंड। ओके, टाइम पीरियड 7 hours 39 minutes and this radius of rotation that is given to us 9.4 into 10 to the power 3. किलोमीटर। ये 2 चीजें मार्स के मून के बारे में दी गई हैं और हमको कैलकुलेशन करनी है उसके मास की। तो टाइम और मास ये दोनों जिस फॉर्मूले में आते हो उस फॉर्मूले को देखिए, क्योंकि हमको मास निकालना है। तो यहां पर हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लेंगे? इसमें नहीं है, इसमें टाइम पीरियड है और मास है। इस फॉर्मूले को जब हम मूव करते हैं, दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये वाले मास को यहाँ ले आइए और टी स्क्वायर को यहाँ कर दीजिए। तो ये क्या बनेगा? मास इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी इंटू टी स्क्वायर। ये आ गया मास ऑफ द प्लैनेट। यहां से हमने किया मास ऑफ द प्लैनेट इधर, टी स्क्वायर इधर। ये आ गया मास ऑफ द प्लैनेट। अब यहाँ पर आपने वैल्यूज रखनी है और ये सब वैल्यूज एसआई सिस्टम में रखनी है। एसआई सिस्टम में रखेंगे तो हमारा आंसर केजी में आएगा। ओके, तो इसको शुरू करते हैं। 4 इंटू 3.14 स्क्वायर इंटू आर का क्यूब। आर हमको कितना दिया गया है? 9.4 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 3। ये मीटर बना और इसका क्या करना है? क्यूब। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू रखेंगे 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। उसके बाद टी का स्क्वायर। इस टी को आप कन्वर्ट कर लेंगे, कितना मिनट बना बताइए? 7 आवर्स को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 420 प्लस 39 759 मिनट्स। और 759 मिनट्स का सेकंड हमने बनाया इंटू 60।
459 इंटू 60, ये सेकंड हो गया और इसका हमने स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर। अब ये वाली कैलकुलेशन बनी हुई, ठीक है, दिस में भी एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका मैथ्स का टेस्ट नहीं है इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए, वैसे भी कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मास इज इक्वल टू दिस आंसर इज गिवन 6.48 इंटू 10 टू द पावर 23, 6.48 इंटू 10 टू द पावर 23 kg। तो ये एग्जाम्पल हमको बताता है कि इससे हम किसी भी प्लेनेट का मास निकाल सकते हैं। हमको बाकी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम अर्थ का मास निकालना चाहते हैं तो इससे निकाल सकते हैं। हमको टाइम पीरियड और रेडियस मून का मालूम होना चाहिए, मून का डिस्टेंस और मून का टाइम पीरियड, उसमें ये मास किसका है? अर्थ का। अगर हमको सन का मास निकालना है तो सन का सैटेलाइट कौन है? अर्थ। अर्थ का मीन डिस्टेंस निकालेंगे और अर्थ का टाइम पीरियड 365 डेज यहां रख देंगे। इससे क्या निकल जाएगा? मास ऑफ द सन। इस तरह से ये फॉर्मूलाज हमारी हेल्प करते हैं। बाकी क्वांटिटी का पता लगाएंगे, एक क्वांटिटी हमको ये बता देंगे। पार्ट लिखिए। Assume that Earth and Mars move in circular orbits. Assume that Earth and Mars move in circular orbits around the Sun. Around the Sun with Mars orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth. 1.52 times the orbital radius of Earth. Full stop. उसके बाद what is length of Mars year? What is length of Mars year in the term of days? What is length of Mars year in the terms of days? ठीक है, अब इसमें देखिए आपसे क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। बात कर रहे हैं टाइम के बारे में। ईयर में कितने दिन होते हैं? ये क्या चीज है? ईयर इज टाइम टेकन बाय ए प्लैनेट फॉर मूविंग अराउंड द सन इन वन ऑर्बिट कंप्लीट। तो ये क्या है? टाइम पीरियड। अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटिंग कितना होता है? 1 ईयर, दैट इज 365 डेज। तो ये हमको टाइम ऑफ अर्थ मालूम है, 365 डेज। हमसे पूछा गया है कि ऐसा ही टाइम मार्स के लिए कितना होगा, ये हमको निकालना। और हमको क्या दिया गया है? रेडियस। ये दिया गया है कि रेडियस ऑफ मार्स is 1.52 times radius of the Earth. ये ओके, ये हमें दिया गया। तो इससे हमको ये पता लगता है Rn और Re का आपस में क्या रिलेशन है। अब आप कोई ऐसा इक्वेशन जानते हैं जो टाइम और रेडियस इन दोनों को डील करता हो। रेडियस ऑफ ऑर्बिट मींस इसको हम क्या यूज करते हैं? R। ओके, तो हम चाहे तो इसको, अगर आप इसको रेडियस ऐसा ना यूज करके आर यूज करिए, क्योंकि ये सन है, सन, ये इसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है। दिस इज आर फॉर दी अर्थ। यहां मार्स घूम रहा है, सो दिस इज आर फॉर दी मार्स। तो ये हमने बनाया रेडियस of the orbit of the Mars is
1.52 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, अब बताइए इनका क्या रिलेशन जानते हैं, टाइम और रेडियस। तो ये रहा रिलेशन। इस रिलेशन से हमने क्या निकाला था कि ये m किसका m है, जो बॉडी बीच में है जिसके चारों तरफ सैटेलाइट घूमता है। तो अर्थ किसके चारों तरफ घूम रही है, सन के। मार्स किसके चारों तरफ घूम रहा है, सन के। तो ये m दोनों के लिए एक समान है, इट इज कांस्टेंट फॉर देम। g इज ए कांस्टेंट, 4 and pi square इज ए कांस्टेंट। तो r t² इज प्रोपोर्शनेट टू r³। तो इसको हम ऐसा ही लिखते हैं, te² is proportionate to r distance of earth cube and t mass square is proportionate to distance of Mars cube। और इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, ये आ गया। अब आपको इसमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ मास और टाइम ऑफ अर्थ मालूम है, आर ई अपॉन आर एम। यहां से निकालिए, देखिए आर एम अपॉन आर ई की वैल्यू कितनी है, 1.52। तो ऐसा करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। सो दिस विल बी एम ई, अगेन दिस इज एम and this is E। ओके, अब आप देखिए आर एम अपॉन आर ई, आर एम अपॉन आर ई की वैल्यू 1.52। सो दिस वी कैन राइट एज 1.52 क्यूब। और यहां पर क्या हो जाएगा, टी एम हमको निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। टी ई का स्क्वायर 365 का स्क्वायर, ये आ गया। Okay, so this is Tn square upon 365 square is equal to 1.52 cube। Okay, बताइए टाइम पीरियड ऑफ मून, टाइम पीरियड ऑफ मास। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल कम टू 684 days। 684 days।